शाम के सदर बशारुल असद का तख्ता उल्टा जा चुका है। जी हाँ, 24 साल के बाद सीरिया के अंदर इनकलाब आ चुका है। इस तमाम बगावत को समझने से पहले सीरिया के मौजूदा नक्शे और इसकी मौजूदा हुकूमत कैसे बनी, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। सीरिया के अंदर इस वक्त 75% सुन्नी मुसलमान जबकि 17%। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, हंसी टीवी इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो पे हम देखेंगे, समझेंगे सीरिया के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं सीरिया के हालात इस समय बहुत ख़राब है। वैसे तो तमाम मुल्कों के हालात ख़राब हैं, जैसे गज़ा, फ़िलिस्तीन और हिज़्बुल्लाह और तमाम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जंग का एकदम माहौल है। लेकिन सीरिया में बहुत कमज़ोर मुल्क था ये, और जो वहाँ के हुक्मरान थे वो समझिए उनका तख्ता पलट चुका है। सीरिया में सुन्नी मेजॉरिटी 70% है, शिया सिर्फ 30% है। लगभग सुन्नी ज़्यादा है वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर हुकूमत शिया की थी। तो आइए हम ये पूरी हकीकत जानेंगे सीरिया के बारे में कि सीरिया के जो इस टाइम हालात हैं, क्या वो सुधर पाएंगे या नहीं सुधर पाएंगे, और इजराइल जो अपनी ज़िद पे अड़ा था उसने उसको कितना फ़ायदा हुआ है या क्या मामला है। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हुई है। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बांग्लादेश के बाद शाम के सदर बशारुल असद का तख्ता उल्टा जा चुका है। जी हाँ, 24 साल के बाद सीरिया के अंदर इनकलाब आ चुका है। इस तमाम बगावत को समझने से पहले सीरिया के मौजूदा नक्शे और इसकी मौजूदा हुकूमत कैसे बनी, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। सीरिया के अंदर इस वक्त 75% सुन्नी मुसलमान जबकि 17% शिया मुस्लिम है। ये मुल्क इस वक्त 4 हिस्सों के अंदर तकसीम है। एक हिस्सा तो मौजूदा सदर बशारुल असद की हुकूमत के अंदर था, जिसको उलट दिया गया। सीरिया सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद बशारुल असद एक शिया मुस्लिम है, और उसकी पार्टी के अंदर तमाम अहम पोजीशंस भी इन्हीं शिया मुस्लिम्स के पास हैं, और इसीलिए इस हुकूमत को ईरान, हिज़्बुल्लाह और रशिया सपोर्ट करता है। बशारुल असद के वालिद का नाम था हाफिजुल असद, जो कि सीरियन फौज के अंदर काफी असर रसूख रखता था। ये सीरिया की एयरफोर्स का हेड भी था। नवंबर 1970 के अंदर इन्होंने मौजूदा पॉलिटिकल हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद को सीरिया का नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सीरिया में क्योंकि मेजोरिटी सुन्नी पॉपुलेशन की है, लिहाजा किसी भी वक्त इनसे बगावत का खतरा इसको हमेशा लगा रहता था। लिहाजा अपने इस इक़्तिदार को जितना हो सके तूल देने के लिए इसने हर एक डिक्टेटर की तरह पूरे मुल्क की हर एक सीक्रेट एजेंसी, मीडिया और अपोजिशन को कंट्रोल कर लिया, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल दिया। साल 2000 में इसकी वफात के बाद इसका बेटा बशारुल असद सदर बन जाता है, जो कि अब तक सदर ही था। बशारुल असद के दौर के अंदर बेरोजगारी, गुर्बत अपने अरूज पर पहुंच जाती है और लोग इसकी हुकूमत से बहुत ही तंग आ जाते हैं। और इसके बाद आगाज होता है अरब स्प्रिंग का, जब अरब के अंदर डिक्टेटर्स के खिलाफ अवाम ने बगावत शुरू की। इसी दौरान फरवरी 2011 के अंदर सीरिया के शहर दारा में कुछ स्कूल के बच्चों को बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ नारा लिखने पर फोर्सेस उठा के ले जाती हैं और इन पर बेतहाशा तशद्दुद करती हैं। दारा के अंदर इन बच्चों को छुड़वाने के लिए एहतजाज शुरू होता है, जो कि देखते ही देखते मुल्क के मुख्तलिफ कोनों के अंदर फैल जाता है। बच्चों के साथ किया गया ये टॉर्चर और ये मामला हद से ज्यादा बढ़ जाने के डर की वजह से इनको छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन इनकी हालत देखकर यह एहतजाज अब मजीद बढ़ जाता है। अब की बार यह एहतजाज पुरतशद्दुद होकर मुजाहिरों के अंदर बदल जाता है, जिस पर फोर्सेस गोलियां चलाती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। अवाम को रोकने के लिए इन पर टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर यह एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर फैल जाता है, और हालत यह हो जाती है कि आर्मी और अवाम एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है। अवाम अपनी ही आर्मी को पत्थरों से मारती है, तो बदले में ये आर्मी इन पर गोली चलाकर इनको कत्ल करती है। अपने ही लोगों पर गोली चलवाने की वजह से आर्मी के अंदर बगावत हो जाती है, और ये लोग आम अवाम को साथ मिलाकर इनको ट्रेनिंग देते हैं और एक आर्मी खड़ी करते हैं जिसका नाम रखा जाता है फ्री सीरियन आर्मी, जिनका मकसद होता है सीरियन आर्मी से लड़ना और सीरिया को आजाद करवाना। देखते ही देखते दुनिया भर से फाइटर इस आर्मी के अंदर आकर जुड़ने लगे। इराक से जो ग्रुप लड़ने के लिए इस आर्मी के अंदर शामिल होता है, इसको कहा जाता है IS, जो बाद में सीरिया के अंदर आकर अपना नाम रख लेता है IS। इस लड़ाई और बदअमनी का फायदा उठाकर शाम की कुर्द अवाम ने, जो कि कुर्दिस्तान मुल्क की डिमांड कर रहे थे, इन्हें यह मौका बहुत ही जबरदस्त लगा, और कुर्द आर्मी ने इस मौजूदा तमाम इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो कि इस वक्त भी इनके पास है। कुर्द नस्ल सीरिया के अलावा ईरान, इराक और खास तौर पर तुर्की के अंदर बड़ी तादाद के अंदर पाई जाती है, और ये इन तमाम मुल्कों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया मुल्क कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसको अमेरिका सपोर्ट भी करता है। और इस वक्त सीरिया के अंदर ये कुर्द अवाम एक ही वक्त के अंदर बशारुल असद समेत तुर्की से भी लड़ रहे हैं, ताकि तुर्की को कमजोर करके इसको भी कुर्दिस्तान के अंदर शामिल कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बाकी मुल्क भी इस जंग के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि ईरान ने हर तरह से असला और अपनी आर्मी से भी बशारुल असद की मदद की कि इस बगावत को रोका जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अब रशिया इसलिए बशारुल असद की हुकूमत को सपोर्ट करने लगा ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा सके और अपनी एयरबेस, पॉलिटिक्स और अपना कंट्रोल अमेरिका और इसराइल को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सके। और बदले में अमेरिका ने भी रशिया को रोकने के लिए फ्री सीरियन आर्मी और IS को हथियार और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। यानी इन तमाम मुल्कों ने अपने इंटरेस्ट के लिए सीरिया को एक मैदान जंग बना दिया है। दुनिया में इस वक्त 200 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर ये एग्रीमेंट कर रखा है कि वो केमिकल हथियारों को लोगों पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सीरियन आर्मी ने बशारुल असद के हुक्म पर अपने ही लोगों पर केमिकल हथियारों को इस्तेमाल किया,
हालांकि सीरिया ने यह एग्रीमेंट नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना और रशिया के वेटो पावर करने की वजह से बशार अल असद की हुकूमत को बचा लिया गया। इसी दौरान अमेरिका ने सीरिया के अंदर एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया, जिसके अंदर आईएस को टारगेट किया गया, जिसकी वीडियोस आप सभी ने यकीनन देखी होंगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि कुर्दों के खिलाफ तुर्की भी एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है और रशिया ने भी बशार अल असद को बचाने के लिए अपना एक एयर बेस यहां पर बना लिया। और आज इन तमाम मफाद परस्तों ने सीरिया का कुछ ये हाल कर दिया है। ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका इस जंग से बाहर निकल गया, लेकिन एक बार फिर बशार अल असद की आर्मी की तरफ से केमिकल हथियार अपने लोगों पर इस्तेमाल करने की वजह से अमेरिका फिर से इस जंग के अंदर वापस आ गया। हालांकि रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि अमेरिका दरअसल इसराइल की मदद के लिए आया था कि उस तरफ से इसको कोई खतरा ना हो सके। हयात तहरीर शाम नाम की एक जमात जो कि 2017 के अंदर कई मिलिट्री ग्रुप्स के एहतजाज के नतीजे में वजूद में आई। शुरुआत में इसको अलकायदा की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन 2017 के अंदर ये उससे अलग हो गई और आज सीरिया का तीसरा हिस्सा इसी के पास है, जो कि एक सुन्नी बागी जमात है, जिसका मकसद पूरे सीरिया के अंदर इस्लामी निजाम को नाफिज करना है। और इस तहरीक को तुर्की, यूक्रेन और कतर सपोर्ट करते हैं। तुर्की इसलिए कि कुर्दों को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल कर सके, जबकि कतर इसलिए कि सुन्नी मेजोरिटी होकर यहाँ पर बशार अल असद की शिया गवर्नमेंट रूल करती है, और यूक्रेन इसलिए कि बशार अल असद को रशिया सपोर्ट कर रहा है, जबकि सीरिया के एक और हिस्से गोलान हाइट्स पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। हाल ही में सुन्नी तहरीक ने बशार अल असद की हुकूमत के अंदर मौजूद हल्बिया अलेप्पो शहर पर कब्जा करके दारुल हुकूमत दमिश्क जाने वाले अहम तरीन रोड को अपने कब्जे में लेकर दमिश्क की तमाम अहम सरकारी इमारतों, मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट, रेडियो बिल्डिंग्स, बशार अल असद के सरकारी महल और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। और आप जानते हैं कि किसी मुल्क के कैपिटल और सरकारी इमारतों पर कब्जा इस मुल्क पर कब्जा तस्वुर किया जाता है। इस दौरान सीरिया की फौज ने आसानी से हथियार डाल दिए और कोई जंग या खून खराबा नहीं हुआ। अब तक के इतलात के मुताबिक बशार अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुका है और उसके तैयारे के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो कहीं पर क्रैश कर चुका है। इस वक्त तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या फिर इस क्रैश के अंदर मारा गया। लोग इसकी सरकारी रिहाइशगाह के अंदर घुसकर इसके तमाम सामान को लूट चुके हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सबके बाद आखिर क्या होने वाला है। देखिए, अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि इसराइल गजा जंग के अंदर हजबुल्ला, जो कि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, जिन हथियारों से इसराइल पर हमला कर रहा था, वो दरअसल सीरिया के रास्ते लिबनान आ रहे थे, जहां से इसराइल पर अटैक किया जाता, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इतना उलझा हुआ है कि चाहकर भी बशार अल असद की हुकूमत को नहीं बचा पाएगा। यानी अमेरिका रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया से खत्म करने के अंदर ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। और इसलिए कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दरअसल इस सुन्नी जमात को अमेरिका ने इस हमले के लिए फंड किया है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का ही मफाद था। और दूसरी तरफ खबरों के अंदर भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि इस तहरीक के कमांडर ने इसराइल से कहा था कि इस हमले के अंदर आप हमारी मदद करें, यानी एक तरफ से हम हमला करें और दूसरी तरफ से आप हमला करें, ताकि बशार अल असद की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज करके खत्म किया जा सके। देखिए, मैंने तो आज तक यही देखा है कि अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी जंग होती है तो आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि इसके अंदर यूएस जरूर शामिल होगा। अब मामला यह है कि यह बात तो कंफर्म है कि सीरिया के 2 टुकड़े होने वाले हैं। सीरिया इसके बाद अलग अलग हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा और ये इसराइल के लिए ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम है। जरा इसके ग्रेटर इसराइल नक्शे के अंदर देखें तो सीरिया का इतना हिस्सा इसे आज नहीं तो कल कब्जाना ही था, और जैसे ही सीरिया टूटेगा तो गोलान हाइट्स पर मौजूद इसकी आर्मी इस हिस्से पर कब्जा कर लेगी। और आज भी इसराइली आर्मी इस ग्रेटर इसराइल का नक्शा अपने यूनिफॉर्म पर लगाती है। इस नक्शे के अंदर मिस्र, इराक और सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इराक और मिस्र इस वक्त इतनी कमजोर तरीन माशी हालत के अंदर मौजूद हैं कि इसराइल अमेरिका की मदद से इन्हें चाहे तो अभी भी कब्जा सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इसराइल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। गजा पर हमले के बाद से इसराइल ने इस ग्रेटर इसराइल की शुरुआत फलस्तीनियों को एक छोटे से हिस्से के अंदर कैद करके कर दी है और अब वो वहां पर माइनॉरिटी बनकर रह चुके हैं। और अब अचानक से सीरिया के टूटने के बाद ग्रेटर इसराइल का ये प्लान अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। और इसके उसकी सबसे बड़ी वजह थी बशार अल असद की जिद और अना, जिसने इस हंसते बसते मुल्क को इस नेट पर पहुंचा दिया और तमाम मफाद परस्तों को मौका दिया कि अपने फायदे के लिए ये इसको नोच नोच कर तबाह कर दें। लेकिन आखिरकार हमेशा की तरह इस डिक्टेटर के इक़्तिदार का सूरज भी आज गरूब हो गया और हमारे पीछे ये सवाल छोड़ गया कि क्या सीरिया मुस्तकबिल के अंदर इस ना खत्म होने वाली जंग से कभी निकल पाएगा। अब इसके आगे हालात क्या रुख लेते हैं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। सीरिया के हालात इस टाइम वो बहुत ज़्यादा बदतर हालात है समझ लीजिए, और गज़ा, सीरिया और तमाम जो छोटे छोटे मुल्क हैं जिस पे इजराइल ने हमला किया है, बहुत ज़्यादा ही खस्ता हालात में है। अब ये सीरिया का मामला और ज़्यादा खस्ता हो गया, क्योंकि यहाँ का हुकूमत का तख्ता ही पलट गया। नई हुकूमत बनेगी, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी मामला रहेगा, बस हम सब मिल के पूरी दुनिया के लिए जहाँ जहाँ भी इस तरह के हालात चल रहे हैं सब के लिए दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें। गज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, हिजबुल्लाह के लिए और तमाम पूरी मुल्कों के लिए जहाँ जहाँ मुसलमान लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और खुसूसन अपने इंडिया, अपने भारत के लिए भी दुआ करें। यहाँ भी अमन व अमान सुकून हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि जब जंग होती है दोस्तों तो बेगुनाह बहुत मारे जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है, समझ लीजिए बहुत नुकसान होता है। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों, बस दुआ की दरख्वास्त है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।